नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। साथियों, आज हमारा विषय है मानना नहीं जानना। मानना नहीं जानना, ये अलग अलग क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो भी मान्यताओं को हम माने जा रहे हैं और उन्हें अगर हम जानते नहीं हैं तो उनका मानना कभी भी समाप्त हो सकता है। अब अगर वो सही भी हैं तो भी समाप्त हो सकता है। सबसे पहले लेते हैं धर्म के मामले में। धर्म के मामले में अगर आप अपने धर्म को, आप जिस भी धर्म से हैं, उसकी जड़ों को नहीं जानते, उसके बारे में आपको एक ब्रॉड नॉलेज नहीं है और सिर्फ मानने के आधार पर ही आप उसमें जो है जुड़े हुए हैं और उसका पालन कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर कोई दूसरा मनाने वाला मिल गया या दूसरा कोई ऐसा पक्ष मिल गया जो उससे ऐसी कटाक्ष वाली बात करने लगा या उसको किसी तरह से भी क्रिटिसाइज करने लगा, तो आप उसकी बात में आ जाएंगे कि नहीं, आप कह रहे हैं जो सही है, वास्तव में जो मैं मान रहा था वो गलत है। इस तरह से अगर आपको जहाँ भी हैं, जिस धर्म में भी हैं, उसके लिए आपको जानना आवश्यक है कि मैं इसमें क्यों हूँ और इसकी महत्ता क्या है, इसको जानना जरूरी है। इसी तरह से रिश्तों में होता है। रिश्तों में ये है कि मैं उसको मानता हूँ, ये मानता हूँ मतलब कभी भी रिश्ता बदल सकता है। और मैं जानता हूँ, जैसे एक उदाहरण के लिए ही मैं कह दूँ, मैं उन्हें बहन मानता हूँ, वो मेरी बहन है, दोनों बातों में अंतर है। मानता हूँ वो रिश्ता कभी भी ख़त्म हो सकता है और जानता हूँ वो रिश्ता सदा बना रहेगा। तो हर क्षेत्र में मानना और जानना, ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हर क्षेत्र में जानना आवश्यक है और ये धर्म से शुरू होता है। अगर इसको हम जो अपना मूल विषय है स्वास्थ्य, उस पर भी हम लाएंगे, लेकिन ये एक प्राय जो आपको दिखता है वो धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा मानने वाली बात धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा आपको दिखाई देगी। ये मानना कब से शुरू हुआ? हमारे यहाँ तो हमारे अगर एंसेस्टर्स की बात करें, हमारे पुरखों की बात करें, तो वो तो बहुत कुछ जानते थे। फिर हमारा हमारा मानना कैसे हो गया, जानना कैसे ख़त्म हो गया? मैंने इस पर थोड़ा सा विचार किया तो मैंने ये पाया कि ये ख़त्म हुआ कि जब हमारी शिक्षा पद्धति बदली। हमारी शिक्षा पद्धति गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। अगर हम पास्ट हमारी हिस्ट्री देखें तो ब्रिटिश रूल के अंदर इन द ईयर 1835 ईयर के अंदर एक लॉर्ड हुए मैकॉले ने ब्रिटिश संसद के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना एक डॉक्यूमेंट पेश किया कि इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन से कैसे जोड़ा जाए और उनकी गुरुकुल पद्धति को कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि इंडिया पर एक अधिकार करना, बिल्कुल जो उस समय की जो यंग जनरेशन है उसकी मन स्थिति को कैसे बदलना, वो गुरुकुल रहेगा जब तक इसकी मन स्थिति को नहीं बदला जा सकता। तो हमारे जब गुरुकुल चलते थे, कहते हैं उस समय करीब 7 लाख से ऊपर गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल जब चला करते थे तो हर चीज़ जानी जाती थी। 25 साल तक एक बच्चा युवा होने तक वहाँ शिक्षा लेता था। वहाँ अर्थशास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, गणित, हर क्षेत्र में वहाँ उसको शिक्षित किया जाता था और हर चीज़ जानी जाती थी। लेकिन वो जो 1835 में उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया और यहाँ के गुरुकुल समाप्त किए, तो सब आगे जानने पर वो जो पीढ़ी थी, वो जनरेशन ख़त्म हुई और आगे जो जनरेशन आई वो सिर्फ मानने पर आ गई कि किसी के फोर फादर्स ने कोई बात कह दी और वो उसको फॉलो करने लग गए। उसका मूल जो है, उसका जिस जो है, उसको वो समझते ही नहीं कि मैं इसको फॉलो क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको कर क्यों रहा हूँ। इसको हम स्वास्थ्य पे भी देखेंगे तो वो भी आप पाएंगे कि वास्तव में हम सिर्फ माने जा रहे हैं और मानने वाली चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है और कोई ज्ञानी दूसरा मिल गया और उसने दूसरी बात कह दी तो हम दूसरी विषय को और दूसरी बातों को मानने लग जाते हैं। जबकि हमें अपना जो धर्म है, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे एंसेस्टर्स ने जो बताया, अगर हम उसको जाने, आज भी जान सकते हैं, कोई ऐसा देर कुछ भी नहीं हुआ।
जो आज की जनरेशन बिल्कुल मानने पर चली हुई है, उसको आज भी जाने तो हम जान के उन चीज़ों में प्रवीण हो सकते हैं और उसको हम एक लंबे समय तक, हमारी जनरेशन्स तक उसको हम पहुंचा सकते हैं। तो अब हम आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य में जब हम देखते हैं कि कई चीज़ें जो है हमारे धार्मिक, हमारे रिचुअल्स के साथ में जुड़ी हुई हैं। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि दीपावली पर जो है खील पताशे का भोग के रूप में अगर देखें, लक्ष्मी जी को अर्पण करने के रूप में देखें, प्रसाद जो है वो खील पताशे का प्रसाद होता था। लेकिन मैंने कई जगह उसके लिए बात की और ये सुना कि जैसे खील पताशे का तो ये हो गया कि वो पुराने ज़माने में इतनी मिठाइयाँ नहीं होती थी, खील पताशे का भोग लगा देते थे, आज खील पताशे कौन खाता है, तो अपने तो अच्छी कोई मिठाइयाँ लाओ, स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाओ, उसके भोग लगाए जाएं। लेकिन इसका कारण क्या है? हमारे पुरखे बहुत समझदार थे। इसका वैज्ञानिक कारण है, इसका एक आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कारण है कि खील पताशे लाते थे और प्रचुर मात्रा में लाते थे। कोई ऐसा नहीं प्रसाद के मात्रा में थोड़ा सा लिया है, ऐसा नहीं, प्रचुर मात्रा में लाते थे और कई दिनों तक खाते रहते थे। उसका आयुर्वेदिक प्रमाण क्या है? आयुर्वेदिक प्रमाण है उसका कि दीपावली के समय हमारे शरीर का पित्त का स्तर बहुत उच्च रहता है। वो पित्त का स्तर जो उच्च रहता है, खील पताशे का प्रसाद ऐसी चीज़ है कि जो उस पित्त के स्तर को नॉर्मल करता है, इसलिए उस समय खील पताशे का भोग लगाया जाता था। अब ये जानना, इस बात की जागरूकता आज की पीढ़ी में ज़रूरी है कि आप कुछ भी खा लीजिए लेकिन ये अवश्य खाइए और अच्छी क्वांटिटी में खाइए। अब उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद सर्दी का एक सीज़न चलता है और त्योहारों का सीज़न चलता है। तो उन त्योहारों के सीज़न में हमारा खान पान जो उससे पहले का, जो 3 महीने 6 महीने पहले का जो सीज़न था, उससे एकदम हमारा खान पान डिफरेंट हो जाता है, जिसमें हम घी तेल भी प्रचुर मात्रा में खाते हैं सर्दियों के सीज़न में, प्लस मूंगफली खा रहे हैं, तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं। तो इस तरह के जो त्यौहार हैं, संक्रांति आई, लोहड़ी आई और होली आई, इस तरह के त्योहारों तक वो सब चलता रहता है। तो आप देखते हैं बासेड़ा जो आता है, बासुड़े तक जो हम देखते हैं, तो खान पान में जो बदलाव आते हैं उसमें एक परिवर्तन होता है। और उस समय खान पान के दृष्टि से देखा जाए तो एक चीज बासुड़े पे जरूर बनती थी, उसको कहते हैं कांजी। कांजी बड़े नाम से बनती थी और खाली कांजी भी बनती थी। अब कांजी का कारण क्या बनाने का? कांजी एक बेस्ट प्रोबायोटिक है और ये हमारे पूर्वज जानते थे और इसलिए कांजी जरूर बनती थी। लेकिन अब शायद बहुत से घरों में कांजी नहीं भी बनती हो। और सबसे बड़ा कारण है कि कांजी के बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो भी उसी समय उपलब्ध होता है, आज भी होता है। जहाँ लोग बनाते हैं वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं उसको। वो लाल गाजर हैं, लाल काली गाजर हैं, चुकंदर हैं, बीटरूट जो है, उससे वो कांजी बनती है। और वो कांजी का कारण क्या बनाने का कि इस समय तक आते आते, होली तक आते आते जो पित्त का स्तर है वो बहुत डाउन हो जाता है। उसको लेवल में लाने के लिए और गट हेल्थ के लिए कांजी जैसा दूसरा कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता, तो कांजी का प्रयोग किया जाता था। अब इसके हम आगे चलते हैं तो जैसे बासुड़े पे ही पचकूटा बनता है। तो एक आम धारणा क्या हो गई, जिन लोगों ने पचकूटे का स्वाद नहीं लिया या जिनके यहाँ पचकूटा नहीं होता या उन्होंने ऐसा इसको खाया नहीं, वो तो क्या कहेंगे कि पचकूटा तो इसलिए बनता कि वहाँ मारवाड़ में या डेजर्ट एरिया के अंदर दूसरी सब्जियां तो उपलब्ध होती नहीं है, तो इन सब्जियों को खाया जाता है। नहीं साथियों, वो बहुत समझदार पूर्वज थे जिन्होंने उस कल्चर को जिंदा रखा, उन पौधों को, पेड़ पौधों को जो उस वातावरण में होते थे उनको जिंदा रखा और आज भी वो कायम हैं। सांगरी, कैर, कुमठिया, गूंदा, अमचूर, ये पचकूटा है जो ड्राई फॉर्म के अंदर उस समय मार्केट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। और इसके कितने प्रयोग हैं कि ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, ये बोन हेल्थ को मजबूत रखता है और जो है फाइबर का बहुत प्रचुर फाइबर का सोर्स है, तो उससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो मैनेज करता है, साथ में
आपका कार्डियो प्रोटेक्टिव है और कैल्शियम और जिंक का रिच सोर्स है, इसलिए बासडे के ऊपर खाया जाता था और उसके बाद में खाना शुरू होता था, और उस समय मार्केट में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता उसकी बनी रहती है। इसके साथ ही अब आप देखेंगे कि और खाने में क्या, इसमें जो कैर आया, वो कैर कुछ दिन बाद ही वो कैर ताज़ा मार्केट में आ जाता है, जिसका अचार डालते हैं, जिसको सब्जी भी बना के खाते हैं। कैर का क्या यूज़ है? कैर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को मैनेज करता है, क्योंकि सर्दियों में आप वैसा खान पान खा के चुके हैं, तो ये दोनों लेवल ही आपके इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद कैर की सब्जी या कैर का अचार खाने से वो दोनों ही मैनेज हो जाते हैं। किसी तरह की औषधि की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति ने ऐसा दिया है, ऐसा एक प्राकृतिक संतुलन है, एक सर्कुलर बना, एक साइकिल बना हुआ है। उस साइकिल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और हम उन्हीं चीजों को खाएं जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हैं। और वो उपलब्धता तभी होती है जब इस शरीर को उसकी जरूरत होती है। जैसे इसी समय आप देखेंगे कि आपको लिसोड़ा, गूंदा, जो गूंदा आपने पचकुटे में खाया वो ड्राई फॉर्म में था, पिछले साल का था, पिछली फसल का था, लेकिन अब आपको हरा फल गूंदा मिल जाएगा। गूंदा बहुत ही शानदार, जिसका अचार भी डलता है, जिसका सब्जी भी बना के खाई जाती है, और बहुत ही चिकना अंदर से, जिसका लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद। जो लीवर में किसी कारण से लीवर अगर विंटर सीजन में फैटी हो गया है तो उससे वो बिल्कुल एकदम अपना ओरिजिनल शेप में रहेगा, ओरिजिनल उसके फंक्शंस जो है वो सारे प्रॉपर होंगे। इसके साथ ही वो जो है क्या कहना चाहिए, एंटी फंगल भी होता है। जो अगर जैसे गर्मियां आ गई हैं, किसी तरह की सर्दियों में भी ड्राई स्किन वगैरह पे स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आने वाले टाइम जो उसके बाद होता है गर्मियां, उसमें भी स्किन की प्रॉब्लम्स होने की चांसेस होते हैं, तो गूंदा स्किन के लिए बहुत लाभदायक है। फंगल किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए बहुत लाभदायक है। किसी तरह का अगर लेडीज के अंदर जो है साइकिल, हार्मोनल साइकिल अगर कोई चेंज हो जाए तो उसमें वो बहुत लाभदायक है। और इसी सीजन में आता है, 2 महीने का इसका टाइम होता है कि अप्रैल और मई, इसी में आता है, तो इसको उस समय जरूर खाना चाहिए। इसी में आप देखते हैं एक फल आ जाता है, वो हो जाता है सहजन, मोरिंगा, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं आप, वो भी इसी पीरियड में मिलेगा आपको भी, इन्हीं 2 मंथ्स के अंदर। क्यों देती है प्रकृति ऐसा? प्रकृति उस समय इसलिए देती है कि प्रकृति की जो सबसे अच्छी कृति है वो उसको यूज करे और वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखे, अपना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करे। मोरिंगा के लिए ये कह सकते हैं, मैं अभी तो इसके लिए शॉर्ट में ही बोल रहा हूं, मोरिंगा के लिए आप ये कह सकते हैं कि अमृत जैसी बात है, कि अमृत जो है, जैसे त्रिफला को अमृत कहा जाता है आयुर्वेद में, वैसे ही मोरिंगा अमृत है। मोरिंगा के पेड़ की हर जो अंग काम आता है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे छाल हो, चाहे उसका फल हो, फूल हो, जड़ हो, सारा ही काम में आता है। और मोरिंगा के ऊपर तो मैं फिर एक बार और चर्चा करूंगा, इसके लिए कंप्लीट, इसकी जानकारी के लिए कंप्लीट वीडियो चाहिएगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक जागरूकता के लिए मैं बता रहा हूं, जानना जरूरी है कि मोरिंगा क्या है। इसको आप सड़क किनारे लगा हुआ एक पेड़ मत मान लीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। इसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। इसके ड्रम स्टिक्स जब आ जाती हैं, इसका जो फल आ जाता है उसको भी खाना चाहिए। इसके पत्तियों को, जब फल नहीं हो तो पत्तियों को जो है ड्राई करके छाया में सुखा के उसका पाउडर बना के भी हम ले सकते हैं। और ये रिच सोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों में ये काम आता है। उनसे प्रोटेक्शन, अगर वो बीमारी है तो वो क्योर होती है, और नहीं है तो उससे प्रोटेक्शन होता है, वो बीमारी हमको नहीं घेर सकती। इसलिए क्या हमारे रिचुअल्स हैं, उस समय क्या क्या काम लिया जाता था, क्या प्रसाद के रूप में लिया जाता था, उसका भी वैज्ञानिक महत्व है। किस सीजन में क्या खाया जाता है उसका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ महत्व है। और किस सीजन में प्रकृति हमें क्या देती है, ये प्रकृति हमें दे रही है, उसकी उपयोगिता हमें समझनी चाहिए। तो जो मेरा आज का विषय है, मानना नहीं जानना, तो अगर हम इन चीजों को मानने से तो छोड़ सकते हैं। मानने से तो ये है कि कोई समझाने वाला मिला कि नहीं ऐसा क्या है, ये पद्धति क्या है,
दूसरी जो है पद्धति चिकित्सा की और अच्छी अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रकृति से के साथ में जितना ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे उतना ज़्यादा प्रकृति हमें स्वस्थ रखने के लिए अपने उत्पाद देती रहती है। तो हमें इन चीज़ों को जानना और जान के उनको लागू करना और उनको रेगुलर अपने खान पान में शामिल करके हम एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।